अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया मिस इसगना अंसारी ने। शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आई कैप एंड सीएमए क्वालिफाइड फ्रॉम यूएसए एंड रिसेंटली ही इन्होंने एलएलबी पास की है और अभी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट एट केपीएमजी कनाडा। गाइस हम इनसे तीन मेनली अपने क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के मुतालिक होगा कि इनके करियर में कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स ने क्या रोल प्ले किया, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के करियर में ये किस तरह रोल प्ले करती है, और क्या इंग्लिश बोलना या अच्छा बोलना ही कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़ुमरे में आता है। तो इसके ऊपर डिटेल्स में बात हो रही होंगी। एंड सेकेंडली हमारा क्वेश्चन होगा कि जब भी फीमेल्स किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहती हैं एंड मोस्टली जब सीए को ज्वाइन करना चाहती हैं तो हरासमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है, और पहले कभी भी हमारी वीडियोस में ये क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, बट आज हम इनसे ये पूछेंगे काइंडली वो अपने यहाँ पे एड्रेस करें इस क्वेश्चन को भी कि किस लेवल पे किस तरह की हरासमेंट हो सकती है और उसको किस तरह मिटिगेट किया जा सकता है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन इनसे ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे सीए क्वालिफिकेशन के बाद या पहले मोबिलिटी किस तरह से होती है और वहाँ पे क्या रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो गाइज ये आपके लिए अल्टीमेट गाइडेंस होंगी, आपने कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है और अपने फेलोज़ के साथ भी ये शेयर करनी है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने ये वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखानी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू को। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसी भी सवाल का पर्टिकुलर जवाब देने से पहले मैं दो डिस्क्लेमर्स देना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है। और वो ये हैं कि पहली बात ये कि यहाँ पे कुछ सवाल पर्टिकुलर स्पेसिफिक सवालात के जवाब होंगे जो आप जहन में रखें जब आप सीए चूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको सोचने चाहिए बिफोर आप सीए को चूज़ करें। तो इसलिए ये सिर्फ इन सवालों तक महदूद है जो कि सवाल भी किए जाएंगे। ये करियर काउंसलिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके कंसर्न्स के जवाब आता है। दूसरा ये कि मैं जब भी बात करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उर्दू में ही बात करूँ, पर अगर मेरी उससे अंग्रेज़ी निकल जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। पर हमें कुछ आदत ऐसी होती है हमारे प्रोफेशन में और उस तरह के हमें मिक्स्ड उर्दू और इंग्लिश करने में बात करने की आदत होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम अंग्रेज़ी शो ऑफ कर रहे होते हैं, वो बस ये होता है कि हमें आदत होती है ऐसे बात करने की। तो अगर ऐसे आपको लगे तो माज़रत, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ उर्दू में बात करूँ। अब आ जाते हैं सबसे पहले इस सवाल पे कि कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स का क्या रोल होता है इन वट एवर यू डू इन सीए। तो सबसे पहले तो मैं अगर अपने उसमें अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मेरे मुझे क्या लगता है कि मेरा कितना रोल रहा है प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो मैं तो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन ये कह सकती हूँ कि अराउंड 70 to 80% जो मेरी कामयाबी मेरी जितनी भी जो भी मैंने रोल प्ले किया है अपनी लाइफ में उसमें 70 to 80% कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्लियर कर दिया जाना चाहिए कि प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी आती है या आपको बोलना है अच्छा आता है या आप प्रेजेंटेशन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं। इस तक हद तक महदूद नहीं है ये। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब है कि किस तरह आप बात करते हैं, किसी को सलाम करते हैं, किसी से मिल के उससे प्रोफेशनली कनेक्ट कर पाते हैं अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आप किस तरह की बात कर पाते हैं, आपके पास किस तरह के टॉपिक्स हैं, ये भी प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट है। आप सुनते कैसे हैं, आर यू अ गुड लिसनर, क्या आप अच्छी आप सुन के किसी की बात सुन के उसमें से सवालात निकाल के उससे वापस सवाल कर सकते हैं। तो ये भी स्किल्स का पार्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। तो ये सारे मिल के एक प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट बनते हैं। इसने मेरे लाइफ में कैसे रोल प्ले किया, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं रिप्रेजेंट करने की आई कैप को या किसी किसी भी चीज़ को, तो आपने सबसे पहले उसके लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपसे वो आगे से इतने सवालात पूछते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आई कैप का जो रिप्रेजेंटेशन करनी थी वन यंग वर्ल्ड समिट पे जो कि यूके में हुआ था 2019 में। उसके लिए आई कैप ने मांगी थी 1 मिनट की वीडियो जिसमें आपने बताना था कि आप क्यों सूटेबल हैं कि आई कैप आपको भेजे। और आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना था जिसमें कुछ सवालात थे कि और उनके आपने वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए जवाबात लिखने थे। तो ये सब मैं नहीं कर पाती अगर मुझे अंदाज़ा ना होता कि जो मैंने किया है उसको मैंने प्रेजेंट कैसे करना है।
ये ऐसे ही है जैसे जब आप किसी फ्रेंड को ज़रूर आपके सर्कल में होगा जिसको आपसे कहीं बेहतर कंपनी लॉ आता होगा, लेकिन उसका कंपनी लॉ का पेपर पास नहीं होता होगा। और उसकी वजह ये होगी कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाता एग्ज़ाम में बैठे हुए, एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर पाता कि उन्हें कंपनी लॉ आता है, जबकि आपको उसे कम आता था, पर आप क्योंकि उसे बेहतर प्रेजेंट कर पाए तो आप क्लियर कर गए। तो आपको आना होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगले बंदे को पता लगना कि आप वाकई में जो आप कह रहे हैं आप हैं वो हैं, उसके लिए आपको प्रेजेंट करना अच्छा आना चाहिए। तो जितनी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं IMA USA की तरफ से, आई कैप की तरफ से, उसमें 100% रोल मैं तो कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स का है, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स तो बाकी बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अमंगस्ट आपके प्रोफेशन। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स का तब भी पार्ट आता है जब अगर मुझे किसी से कनेक्ट करके कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इवन वाइल एट KPMG जब आप जॉब कर रहे होते हैं, उस वक्त भी अगर आपने क्लाइंट से कनेक्ट करना है, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो सब सब चीज़ों में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का ज़रूरी रोल प्ले हो रहा होता है। और उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह इसको ले लें कि मुझे अक्सर लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं फॉर हेल्प या गाइडेंस, तो मैं सिर्फ उन लोगों को रिप्लाई कर पाती हूँ जिनका जिनका मैसेज पढ़ के मुझे दिल चाहता है कि मैं उनको रिप्लाई करूँ, क्योंकि वो इतना अप्रोप्रिएटली ड्राफ्टेड एक मैसेज होता है। और ज़रूरी नहीं है लिंक्डइन पे तो, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश चलती है तो ठीक है वो इंग्लिश में प्रॉपरली ड्राफ्टेड हो, पर अगर वो उर्दू में भी प्रॉपरली ड्राफ्टेड होगा तो मैं उसे जवाब दूंगी। लेकिन अगर वो ऐसे एक रैंडम मैसेज होगा जिसका ना सर होगा ना पैर होगा और बहुत इनफॉर्मल सा होगा, हालांकि आई डोंट नो दैट पर्सन, तो मैं उसे रिप्लाई नहीं करूँगी। और उसने वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। एक बंदा था जो हेल्प करना चाहता था, जो गाइड करना चाहता था, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको अप्रोप्रिएटली अपना सवाल नहीं पेश किया तो उसने आपको जवाब नहीं दिया, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी। तो ये देन अगेन आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स प्ले करते हैं पार्ट। ये इसी तरह ही है, अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं और आप घर देख रहे हैं और अगर आपको बाहर से घर नहीं पसंद आता तो आप अंदर ही नहीं जाते, आप कहते हैं ये तो लेना ही नहीं है बस। आप एक्सप्लोर ही नहीं करते, क्या पता अंदर से वो बेस्ट घर हो, पर आप जाते ही नहीं हैं अंदर। तो इसलिए ये उसी तरह ही है कि आपने अपने आप को ना सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग रखना है, पर आपने अपने आप को प्रेजेंटेशन वाइज भी स्ट्रांग रखना है। फिर लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस तरह की अपने सर्कल में बात कर पाते हैं। क्या आपके पास बहुत लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपके पास बहुत वाइड टॉपिक्स हैं। अब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो क्लाइंट अकाउंटिंग फील्ड का ही हो। किसी अकाउंटेंट से बात कर रहे हो तो आप लेटेस्ट IFRS अपडेट्स डिस्कस कर लेंगे, पर कितनी देर। या आप लेटेस्ट चटखारा जो खबरें होती हैं अगर आप सिर्फ वही पढ़ते हैं तो आप सिर्फ वो डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट है, अगर आप काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ है या आप नॉवेल्स अदरवाइज़ पढ़ते हैं, कुछ राइटर्स को आप पसंद करते हैं, कोई फ़िलासफ़ी की चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपके पास बात करने की चीज़ें बढ़ जाती हैं। और फॉर एग्जांपल अगला बंदा पढ़ता है ये सारी चीज़ें, वो आपसे कुछ बात करना चाह रहा है उस पर, तो आपकी समझने की कैपेसिटी भी होती है उसको, और वापस रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो कम्युनिकेशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगला बंदा ना सिर्फ आप अच्छी बात कर पाएँ, जो अगला बंदा बात कर रहा है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएँ, उसको वैल्यूड फील कराएं कि हाँ आपने उसकी बात सुनी और उससे आपने कोई बात निकाली, एक्सट्रैक्ट की, लर्न की और उसको रिस्पॉन्ड किया। तो ये टू वे, फिर वो एक टू वे चैनल बन के और एक बहुत एक इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सा डायनामिक बनता है कि वो फिर आपका ओवरऑल एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, कनेक्शन बिल्डिंग एंड ओवरऑल इम्प्रेशन बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। तो अगर इसको अब हम समरी में देखें तो इनिशियल ईयर्स में आपके 1-2 साल में टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रोल काफ़ी प्ले करा होता है, बट आफ्टर अ वाइल वो एक लाइन ब्लर हो जाती है कि कितना रोल टेक्निकल स्किल्स प्ले कर रहे हैं और कितना प्रेजेंटेशन। और डाउन द लेन वो एक्चुअली इस तरह हो जाता है कि 80 to 90% आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और 10% आपका टेक्निकल स्किल्स होता है। अगर आप CEOs वगैरह को देखें तो ज़्यादा वो कंपनी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कैसे लीड कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, इंस्टेड ऑफ कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, उनका उससे वो कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये है, आई थिंक आई हैव एप्टली समराइज्ड एवरीथिंग। अच्छा, आप क्वेश्चन आता है सेकंड अबाउट दी कंसर्न जो होता है अक्सर कि CA फील्ड में क्या वर्क प्लेस हरासमेंट जो है वो एक इशू है। क्या ये सोचना चाहिए CA चूज़ करने से पहले। तो जितनी भी ख़वातीन ये सुन रही हैं,
और जितने भी लड़के ये सुन रहे हैं जो सोच रहे हैं कि हमारी बहन ये स्टार्ट करे कि नहीं, या बेटी स्टार्ट करे कि नहीं, या पेरेंट्स जो सुन रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो ये सीए करे कि नहीं, क्योंकि हमने सुनी है ऐसी कहानियाँ। तो बिला झिझक मैं ये कहने को तैयार हूँ कि आप अपने जो कंसर्न्स हैं वो ये एटलीस्ट इस टॉपिक पे कि क्योंकि इस फील्ड में आपको लगता है कि वर्क प्लेस हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, तो प्लीज़ प्लीज़ ये वाले कंसर्न साइड पे रख दें। हरासमेंट का किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत 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 अनफॉर्चुनेट है, पर हरासमेंट कहीं भी किसी भी वक्त किसी के साथ हो सकती है। एंड इट कैन इवन बी अ बॉय। लड़का भी लड़कों को भी हरास किया जा सकता है और लड़की को भी, और ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। तो प्रोफेशन से लिंक करना इसको छोड़ें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी बेटी अगर डॉक्टर बनेगी तो उसे ऐसे सिनेरियोज फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर्स के तो बल्कि और ऑड आवर्स होते हैं, उनको और तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नर्सेज होती हैं, टीचर्स में फॉर फैक्ट जानती हूँ कि कुछ टीचर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में जॉब लेने गई और उनको आगे से हरासमेंट फेस करनी पड़ी। इस तरह की बातें सुननी पड़ी जो नहीं सुननी चाहिए थी उनको। तो ये तो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले चूज़ करने का ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। चूज़ करने के लिए और बहुत से फैक्टर्स हैं, ये नहीं है डेफिनेटली। तो ये मैं दोबारा बहुत स्ट्रेस से कहना चाहूँगी, इसको तो इस बायस को साइड पे रख दें प्लीज़। अब आ जाते हैं कि क्यों ये एक माइंडसेट क्यों बना है कि हरासमेंट केसेस ज़्यादा होते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगी। जब मैंने सीए स्टार्ट किया था तो मेरे साथ जो स्टार्ट करने वाले थे पहले बैच में, वो तकरीबन अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, तो जब मैंने कैफ ख़त्म किया और मैं फर्म में आई थी, तब मेरे साथ कैफ पास करने वाले हार्डली क्लास में 20-30 लोग होते थे। तो अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ कैसे रिड्यूस हुई। तो वो जो रिड्यूस हुई उसमें वो इसलिए होती है कि जब शुरू में सीए स्टार्ट होता है तो सीए ये अच्छा भी है कि बहुत अफोर्डेबल है, काफ़ी तरह के लोग, काफ़ी बैकग्राउंड्स के लोग इसको स्टार्ट कर पाते हैं कि हम सीए करें। तो उसमें जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें आपका बैच इतना बड़ा होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। जब वो होते हैं तो वो थोड़ा सा आपको होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, क्योंकि वो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहली दफ़ा इस तरह इंस्टीट्यूट में मिक्स्ड गैदरिंग में आ रहे होते हैं, तो उनको अपने आप को उनको बिहेव नहीं करना आता, कैसे अप्रोप्रिएटली बिहेव करना है, कैसे अप्रोप्रिएटली बात करनी है, या फिर नंबर लीक हो जाए तो प्रैंक कॉल्स आ रही होती हैं। तो ये सब तो नॉर्मल सा है, और ये तो कहीं भी आप हों, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएं या यूनिवर्सिटी में जाएं, तो ये तो बहुत एक कॉमन सा सिनेरियो है जो हर जगह फेस करना होता है। तो ये एक आपका मेन कंसर्न हो जाता है शुरू में, अगर फॉर एग्जांपल। लेकिन ये सब जब आप आगे आगे पास करती जाएंगी सीए, तो आप देखती जाएंगी कि आपकी एक जो इवाम है वो काफ़ी रिफाइंड होती जा रही है, आप और कंफर्टेबल होती जा रही हैं। काफ़ी आपको फील होना शुरू हो गया कि हाँ ठीक है, अब नाउ अब अच्छा हो रहा है। तो पहले तो एज अ स्टूडेंट ये हो गया। दूसरा आ जाते हैं एज एन आर्टिकलशिप स्टूडेंट। सबसे पहले उसमें एक और कंसर्न वो है कि लड़कियां पूछती हैं नकाब वालों को रिक्रूट नहीं किया जाता फर्म्स में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी पॉलिसी कहीं नहीं होती। एक दो फर्म्स नोटोरियस हुई थी एक पॉइंट पे कि वो नकाब वाले लड़कियों को नहीं ले रहे, पर मैंने ये कहीं भी एज अ पॉलिसी नहीं देखी। मेरी बैचमेट्स, मेरी सीनियर्स, मेरी जूनियर्स, बहुत लड़कियां थी जो नकाब लेती थी। हाँ, एक पॉइंट आता था जब उन्होंने सेकॉन्डमेंट वगैरह पे जाना होता है। सेकॉन्डमेंट ये होती है कि जो यहाँ पे फ़र्म है, अगर उसकी कोई मेंबर नेटवर्क फ़र्म है फॉर एग्जांपल यूएई में या ओमान में या कतर में, तो उधर जो है वो कभी कभार रिक्वायर्ड होता है कि हमें ट्रेनी भेजते हैं आप एक। तो यहाँ से 3 या 6 मंथ्स के लिए वो फिर ट्रेनीज भेजते हैं वहाँ पे। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ पे ये होता है कि वो कंट्रीज़, क्योंकि उनकी पॉलिसी में अक्सर होता है कि वेल्ड ख़वातीन वर्क प्लेस पे नहीं आ सकती, तो उसकी वजह से यहाँ पे वो लड़कियाँ अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकती हैं, वो 3 से 6 महीने वाली। पर फर्म में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो एक ये वाला साइड पे कर दिया हमने कंसर्न। अब आ जाते हैं कि क्यों वर्क प्लेस में हरासमेंट के क्या कह लें कंसर्न थोड़े 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 से ज़्यादा होते हैं सीए में। वो इसलिए होता है कि लड़कियां जो है वो बहुत यंग एज में वर्क प्लेस पे आ जाती हैं, और लड़के भी बहुत यंग एज में वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। तो अभी उनके प्रॉपरली वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाए होते, अनअवेयर होते हैं। उसके अलावा बहुत जूनियर होती हैं लड़कियां, मतलब सब ट्रेनिंग बहुत जूनियर होते हैं, तो उनको मतलब इस तरह से अपने राइट्स का बारे में अवेयरनेस नहीं होती, या वो अदरवाइज़ बहुत अपने आप को ऐसे बहुत शाय या वो फील करती हैं कि हम बहुत छोटे हैं यहाँ पे। तो वो
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको कोई, अगर कोई हरासर है और इसमें कोई भी उस लड़की की गलती नहीं है जो जो सीए चूज़ करी है, इसमें उस हरासर की गलती है जिसको, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के हरास करना जो है ना अपना वो समझता है। तो उस हरासर को अपॉर्चुनिटीज़ ही मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, इसको तो पता ही नहीं है, अनअवेयर है, ये खामोश रहेगी, तो वो हरास कर सकता है। तो ये अगेन ये किसी भी वर्क प्लेस में हो सकता है। किसी भी न्यू वर्क प्लेस पे जाएँ आप, आप डरे डरे होंगे अगर, तो आप, और अगर वहाँ पे कोई हरासर है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो आपने किसी भी वर्क प्लेस पे जाते हुए, और यहाँ पे सिर्फ सीए की बात नहीं हो रही है, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो किसी भी वर्क प्लेस पे जाके पहली बात, आपको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कंसर्न होता है तो आपने उसका एविडेंस कैसे रखना है और किसको रिपोर्ट करना है। बाय लॉ हर कंपनी में एक कमेटी होती है टू एड्रेस सच कंसर्न्स, होनी चाहिए, नहीं होती है अक्सर कंपनीज में, होनी चाहिए। अगर आपकी फर्म में नहीं है, पहले तो पता करें है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उनसे पूछें इस बात पे कि क्यों नहीं है, या कब बनेगी, या क्या वजह है। और अगर फिर भी आपको कुछ सवालात हैं तो आप सीए वुमेंस कमेटी की किसी मेंबर से ज़रूर कनेक्ट करें, उनके फेसबुक पेज पे या अदरवाइज़ अपने सवालात लेके। तो सबसे पहले आपको वही बात है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपने बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट और बोल्ड रखना है, क्योंकि अगर अगले बंदे को पता है कि ये खामोश नहीं रहेगी, ये बोलेगी, तो वो डरेगा और वो इस तरह के किसी भी एक्शन से जो है ना वो दूर रहेगा। तो अच्छा, फिर आ जाते हैं हम हरासमेंट में। ये भी ज़रा क्लियर कर लें कि हरासमेंट में क्या क्या शामिल है। हरासमेंट में अनवांटेड फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस भी शामिल हैं। सिर्फ हरासमेंट ये नहीं है कि कोई अनवांटेड टचिंग हो गई या अदरवाइज़ कोई अनकंफर्टेबल फील करा दिया। हरासमेंट में सारे वो एक्शंस इंक्लूडेड हैं जो अनवांटेड थे और प्रोफेशनल नहीं थे, और आप जिन एक्शंस ने आपको अनकंफर्टेबल फील कराया। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता होगा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है। अब ये हो गया आपके आर्टिकलशिप के दौरान। अब हाँ, आर्टिकलशिप के दौरान एक और चीज़ ये होती है, क्योंकि आपका अपनी कम्यूट, यूजुअली सबके पास अपनी गाड़ी नहीं होती, तो क्योंकि क्लाइंट्स इधर उधर होते हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो अक्सर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ सकती है या अदरवाइज़। तो अगर अब वो सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि अब आपने अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह लेनी है इधर उधर, या उबर या करीम करनी है, तो उसमें ऑफ कोर्स अब वो उसमें इशू सीए का नहीं है, उसमें इशू है कि साइड थी, थोड़ी हरासमेंट के इन जगहों पे हरासमेंट का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो वो फेस करना पड़ता है। तो अगर आपकी अपनी कम्यूट नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर मेरी इतनी सारी कॉलीग्स थी जो मेट्रो यूज़ करती थी इस्लामाबाद में, और उन्हें कोई इस तरह का, उन्होंने इसकी वजह से सीए नहीं छोड़ा कि हमें मेट्रो यूज़ करनी पड़ती है। वो बिल्कुल रोज़ आती थी, रोज़ जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप एज एन इंडिविजुअल ऑन योर ओन फेस नहीं कर सकते। और ज़्यादा ज़्यादा कभी कभार इनकन्वीनियंस होती है, अगर कोई क्लाइंट बहुत दूर है या बहुत लेट नाइट आपने वापस आना है, तो अगर आप किसी कॉलीग को ट्रस्ट करती हैं, तो फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि अगर वो आपको अकॉम्पनी कर दें ऑन वे बैक होम, या अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं जो आपको पिक करने आ सकते हैं, तो वो, तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं जो सीए में इसलिए होते हैं क्योंकि आपके क्लाइंट्स फ़र्क फ़र्क जगहों पे होते हैं, तो आप एक रेगुलर वैन या गाड़ी लगवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं बहुत क्लाइंट्स पे जाती थी, लेकिन मैंने हर जगह के लिए मतलब मैंने एक ऐसी थोड़ी फ्लेक्सिबल गाड़ी लगवाई हुई थी, जो मुझे उन क्लाइंट्स वगैरह पे ड्रॉप कर देती थी, और मेरे पास भी अपनी कम्यूट नहीं थी, तो मैंने वो यूज़ किया है। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल थी। सिर्फ़ और सिर्फ टाइमिंग्स का होता था, थोड़ा वो डिस्कम्फर्ट हो जाता था कि थोड़ा वेट करना पड़ जाता था कभी कभार और सारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो जिसने मुझे रोका कि मैं सीए ही छोड़ दूँ, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर छोड़ देती तो शायद आज वहाँ ना होती जहाँ जहाँ मैं हूँ। तो इसलिए ये भी अगेन, ये आपको बिल्कुल इस बात से नहीं होना चाहिए कि क्योंकि मैं वर्क प्लेस पे जाऊंगी तो शायद वहाँ हरासमेंट हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अ, और ऐसा अगर था भी तो अब बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि अब हर जगह फीमेल्स बढ़ रही हैं, अब फीमेल्स का रेशो बढ़ रहा है वर्क प्लेसेस में। जहाँ पे बिल्कुल सारे मेल्स काम करते थे वहाँ पे अब लड़कियाँ आ रही हैं। मेरी जो वर्क प्लेस में एक पार्टनर थी, फीमेल पार्टनर, वो बताती थी कि जब वो फर्म में आई थी तो क्या सिनेरियो था फर्म में। वहाँ पे लड़कियाँ होती ही नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो लड़की फर्स्ट थी वो। और फिर आज क्या है कि इतनी सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस पे भी लड़कियाँ काम कर रही हैं। तो ये ग्रेजुअल चेंज आया है और ये हर जगह आएगा, और हमने इसका पार्ट बनना है, और इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। फिर आ जाते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या फिर भी होता है।
तो अब देखिए, देन अगेन पोस्ट क्वालिफिकेशन लड़कियां लिंक्डइन पे होती हैं, सब जगह प्रोफेशनल नेटवर्क्स पे, फेसबुक वगैरह पे भी होती हैं। अब किसी भी, मैं सीए, एज अ सीए हूँ, मेरी बैचमेट हैं, लॉयर्स हैं, वो लिंक्डइन पे हैं, पर आज भी हमें लिंक्डइन पे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो कि बिल्कुल हरासमेंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे अनवांटेड क्वेश्चंस अबाउट माय मैरिटल स्टेटस या अदरवाइज। तो ये आपके खुद कसूर नहीं है कि आपने सीए चूज़ किया, या आप लिंक्डइन पे हैं, या आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई हुई है, इसमें आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता। आपने वो किया जो एज अ प्रोफेशनल करना चाहिए था आपको। जिसने हरास किया, जिसने वो मैसेज सेंड किया, वो उसको अपने हरकत पे अशेम्ड फील करना चाहिए, और आपको हेड ऑन उसको इस तरह फेस करना चाहिए कि एक तो उसी टाइम उसको जवाब दें। मैंने तो लिंक्डइन पे एक पब्लिक पोस्ट लगा दी थी और मैंने वार्निंग दी थी कि इस बार मैंने नाम एक्सपोज नहीं किया, अगली दफ़ा मैं नाम भी एक्सपोज करूँगी जो ऐसा मैसेज करेगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई 10 मैसेज आया करते थे उससे पहले, तो फिर एक या दो आने मतलब हुए और वो ख़त्म हो गए। तो ये, इसको मैंने हेड ऑन फेस किया, मैंने इसको जाने नहीं दिया। फिर पिछले दिनों मैंने एक केस पढ़ा कि रेज्यूमे किसी ने पोजीशन के लिए शेयर किया, और उन्होंने उसका रेज्यूमे से फ़ोन नंबर लेके और उसे पर्सनल कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। रेज्यूमे उन्होंने सिर्फ इस पर्पस से लिया था कि वैकेंसी नहीं थी, बस उन्होंने इस तरह एक पर्सनल नंबर लेना था और व्हाट्सएप पे बात स्टार्ट कर देनी थी। तो देन अगेन इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही किया जा सकता है कि आप उसको शट अप कॉल दें कि ये ना, मैंने रेज्यूमे इसलिए नहीं शेयर किया था कि आप पर्सनल मैसेजेस शेयर करें। अगर आपके पास वैकेंसी है तो आप काइंडली मुझे कंसिडर करें, और अगर आपको पास नहीं है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको थोड़ा सा बोल्ड, समटाइम्स रूड होना पड़ेगा, जस्ट टू, बिकॉज इट्स द वे इट इज़ इन द होल वर्ल्ड। एंड एज अ फीमेल आपको अपना अलर्ट मोड ऑन रखना पड़ेगा। मैं अपने मेल कॉलीग्स को अक्सर ये कहती हूँ कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी फ़ीमेल कॉलीग्स हैं वो उससे 5 गुना ज़्यादा काम कर रही हैं मेंटली, क्योंकि वो ना सिर्फ उस काम के बारे में सोच रही हैं आपकी तरह, बल्कि वो 50 और चीज़ों के बारे में सोच रही हैं कि मेरा दुपट्टा तो ठीक है, या ये मेरे से बहुत करीब आके तो नहीं बात कर रहा, या आज शाम को अगर मेरी गाड़ी मिस हो गई तो फिर मैं घर कैसे जाऊँगी। उसे बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये एक इन जनरल फीमेल्स के प्रोफेशन वर्किंग प्लेस में आने के चैलेंजेस हैं, जो कि किसी भी प्रोफेशन में होते हैं। पर हम इसको अब चेंज कर रहे हैं, और हमने बहुत अपने सामने बेहतरी देखी है, और हम इंशाल्लाह और बेहतरी देखेंगे। तो उसके लिए लेकिन हमारा उस वर्क प्लेस में आना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो कुछ भी अपने आप में नहीं होगा। तो ये हो गया पूरा, आई थिंक मैंने एक कॉम्प्रहेंसिवली एड्रेस कर दिया जिनके भी कंसर्न्स हैं कि वर्क प्लेस हरासमेंट होती है। ऐसा ऐसा कोई गिवन नहीं है, और ये ना ही फैक्टर होना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो जो एज ओल्ड एक था कि ऑफिस जॉब्स जो होती हैं वो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती, ये इंटायरली अनट्रू है। जितनी सीए ने रिस्पेक्ट दी है मुझे, जितना रिस्पेक्टेबल एक जगह पे एज अ फीमेल भी और एज अ प्रोफेशनल भी मैं हूँ आज, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सीए एंड माई जॉब, वो आई वुड वांट कि आप भी एक्सपीरियंस करें, और ये नहीं सोचें कि ऑफिस जॉब तो नहीं 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 लड़कियों के लिए नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जॉब लड़कियों के लिए होती है। आपने अपनी जगह बनानी होती है, स्ट्रगल लगती है, लेकिन सब जो है ना वो एट अ पॉइंट जब फिट हो जाता है तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए सीए ने खोली, किधर किधर आप जा सकती हैं, क्या क्या आप कर सकती हैं। इट्स जस्ट बहुत बहुत अमेजिंग आपको फील होगा। तो आप ज़रूर इस बात को ध्यान में रखें कि ये फैक्टर नहीं होना चाहिए आपको रोकने के लिए या आपको डिस्करेज करने के लिए। और जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपकी बेटी अदरवाइज़ करना चाहती है सीए, उसको और चीज़ें अच्छी लग रही हैं और सीए की, तो ये इस वजह से आपने उसको प्लीज़ नहीं रोकना। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है कि आपका सीए करके क्या आप बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अवेलेबल, या क्या ग्लोबल मोबिलिटी कैसी होती है। तो अच्छा, सीए करके आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप बाहर मूव कर सकें। सबसे पहले तो अगर आप कुछ ऐसी फर्म्स में ही काम कर रहे हैं जिनका फॉर एग्जांपल यूएई या इन ओमान, कतर वगैरह से अरेंजमेंट है और वहाँ पे भी आपको भेज देते हैं, तो वहाँ मूव करना तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे सीए की रिकग्निशन है पाकिस्तानी सीए की, और आपको और कुछ भी नहीं डिग्री या सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है और आप आराम से वहाँ पे मूव हो सकते हैं। उसके बाद अगर और कंट्रीज़ में आ जाते हैं तो कि अगर आप सर्च करें कभी, तो आई कैप के आलमनाए कहाँ कहाँ नहीं है, बहुत ममालिक में है।
बस ये होता है कि कुछ ममालिक में 1-2 एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ जाते हैं या अदरवाइज़ कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी पड़ती हैं बिफ़ोर आप उधर मूव कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैं KPMG पाकिस्तान से KPMG कनाडा में मूव हुई हूँ। और अब मुझे अगर मैं यहाँ का CPA करना चाहती हूँ तो मुझे एक इम्तिहान और देना होगा और फिर मैं यहाँ की बेसिकली यहाँ की भी हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊँगी। हमारा वो ICAP का मास्टर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू और यहाँ के CPA और पाकिस्तान का CA कि आपको बाकी सारे एग्जाम्पशंस मिल जाते हैं। सिमिलरली कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी है। UK में भी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, मैं क्लियर नहीं हूँ उस पेपर है, पर मेरे इतने सारे कॉलीग्स हैं जो ऑडिट में UK में काम कर रहे हैं, रिसेंटली मूव हुए हैं। तो ग्लोबल मोबिलिटी जो है वो CA के बाद काफ़ी मिल जाती है, स्पेशली अगर आप बाकी चीज़ों को आप अपने इंटरव्यू स्किल्स आपके अच्छे हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अदरवाइज एक्सेल करते रहे हैं, आपने अच्छी फर्म में काम किया है, आपके अच्छे रिकमेंडेशंस हैं, तो ग्लोबल मोबिलिटी CA में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मूव किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स क्योंकि आगे सैचुरेशन हो रही है, तो अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं CA और अगर आपको अगले 6-7 साल लगते हैं CA कंप्लीट करने में, तो 6-7 साल बाद क्या सिनेरियो होता है वो तो आज मैं आप कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एट द प्रेजेंट सिनेरियो मैं अपनी एग्जांपल से बता सकती हूँ कि मैं खुद इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू मूव एंड मेरी जो कॉलीग्स वगैरह हैं जो UAE या गल्फ कंट्रीज या UK वगैरह मूव हुए हैं, तो वो भी उनके लिए भी इतना कोई बड़ा टास्क नहीं था और वो मूव हो गए। वही है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसके लिए एफर्ट करना होता है। अगर आप एफर्ट से घबराते हैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं पा पाएंगे, लेकिन अगर आप एफर्ट से नहीं घबराते, हार्ड वर्क से नहीं घबराते और अदरवाइज़ अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप को स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, तो फिर बिल्कुल एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और लास्टली अगर मैं और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँ तो वो ये होगी कि अपने आप को ओवरऑल ग्रूम करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ लेना या ये ग्रूमिंग नहीं होती। अपने आप को ओवरऑल ग्रूम इस तरह करें कि आप अपने शौक़ ढूंढें, आपका क्या शौक़ है। अगर आपको हाइकिंग पे जाना पसंद है, आपको अदरवाइज़ स्विमिंग करना पसंद है या आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है तो उसको भी साथ साथ परस्यू करें। उससे आपका दिमाग खुलता है, आपका अदरवाइज़ पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और आप वो जो पॉजिटिविटी है वो जब आप बाहर लेके चलते हैं तो वो सबको अफेक्ट करती है और सबको अट्रैक्ट भी करती है और आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाती है, क्योंकि आप अंदर से पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है अपने आप को होल हार्टेडली ग्रूम करें, पूरे होलसम लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रूम करें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई CA के पेपर पास कर लेना आपका एम नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द कोई रोल मॉडल ढूंढें और उस रोल मॉडल को फॉलो करें कि उसने अपने आप को कहाँ तक किस तरह क्या कैसे कैसे लेवल पे ग्रूम किया है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या वो अपने आप पे वर्क करता है और फिर उसके बाद अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कंपेयर ना करें, कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को यू विल ब्रिंग योर सेल्फ डाउन। इस पर्पज़ से कंपेयर ना करें कि हाय उसके वो तो ये भी कर सकती है या कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। ये नहीं, हर किसी की अपनी खसूसियात होती हैं, आप अपनी खसूसियत पे फोकस करें और उसे बिल्ड करें और स्ट्रॉन्ग करें और फिर अपनी वो जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको फिर औरों के सामने पेश करें। और अगर आप वाकई किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो आपको एफर्ट से ही मिलेगी और वो एफर्ट सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट इट। गाइज़ आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे जब अपने कैरियर प्रोग्रेशन में जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!